गुड मॉर्निंग एवरीवन। परम माइयस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपको डेली मेंस आंसर राइटिंग में जो दो क्वेश्चन मिलते हैं उनको आपको उनका जो है आपको वीडियो क्लास जो है अवेलेबल करवाया जाता है, प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डे 21 का 21वें दिन जो क्वेश्चन आपको मिला है। डे 21 में दो क्वेश्चन मिले हैं आपको इकोनॉमी और ज्योग्राफी के, उसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। इसके क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे, कैसे आप इंट्रो लिखेंगे और कैसे मेन बॉडी और किस तरह से जो आप कंक्लूड करेंगे इस क्वेश्चंस को। तो पिछले क्लास में हमने डे 18 का किया था, आज डे 21 का करेंगे। इसमें दो क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिख रहा है आपको। जो पहला क्वेश्चन मिला है आपको डे 21 का, वो क्वेश्चन है डिस्कस द हाउ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हैज द पोटेंशियल टू एश्योर फूड सिक्योरिटी empower farmers and protect our decline ecosystem। यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि डिस्कस कीजिए कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है उसमें कितनी पोटेंशियल है कि ये एश्योर कर सकता है हमारी खाद्य सुरक्षा को, और हमारे जो फार्मर्स है उसको एम्पावर कर सकता है, और उनको जो है हमारे जो इकोसिस्टम है जो डिक्लाइन कर रहा है उसको बचा सकता है। मतलब चर्चा करें जलवायु स्मार्ट कृषि में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों को सशक्त बनाने और हमारे नाजुक पारिस्थितिकीय, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस की रक्षा करने की क्षमता कैसे है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्या है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको लॉन्ग क्वेश्चन 38 मार्क्स का है। इसको लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आपको डील करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी कैसे, इनसिक्योरिटी जो है कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो आपको पता है कि टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ऑफ फेसिंग ह्यूमैनिटी इन 21 सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में जो इंसान के सामने सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है जलवायु परिवर्तन, और दूसरा क्या है, खाद्य असुरक्षा। मतलब जिस तरह से जलवायु चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है क्लाइमेट में, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है मानवता के लिए। और दूसरा जो चैलेंज है कि जिस तरह से 8 अरब, आपको पता है कि वर्ल्ड की जो विश्व की आबादी है कितनी, 8 अरब के लगभग हो चुकी है, उस आबादी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना। उसको अनाज उपलब्ध करना खाने के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए जो है चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज, सबसे पहले देखेंगे क्लाइमेट चेंज का चैलेंज क्या क्या है। सम ऑफ ऑन गोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज सच एज हीट वेव्स। अभी आपको पता है कि गर्मी के मौसम में जिस तरह से जो है हीट वेव की समस्या देखने को मिलती है। फ्लैश फ्लड का मतलब क्या होता है, जो सडन जो है कहीं पे तेज फ्लड आती है, खास करके शहरों में, अर्बन क्षेत्रों में जो फ्लड आती है, और अचानक एक बार क्लाउड बर्स्टिंग हो जाता है, कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, फ्लैश फ्लड्स हो गया। ड्रॉट, सूखे की समस्या, एंड साइक्लोन, चक्रवात हो गया। निगेटिवली इन्फ्लुएंसिंग लाइफ्स एंड, इस तरह की जो जलवायु से संबंधित समस्या हैं जैसे हीट वेव्स हो गया, फ्लैश फ्लड हो गया, सूखा हो गया, चक्रवात हो गया, ये सब क्या करती है, कहीं ना कहीं हमारी जो जीवन और हमारे आजीविका लाइफ्स, मानव पे और उसकी आजीविका पे निगेटिव प्रभाव डालती है। द वर्ल्ड सॉर्दर्न कंट्रीज, दुनिया के जो दक्षिणी देश हैं, खासकर अफ्रीका और नीचे के जो देश हैं, ठीक है, उसमें जलवायु परिवर्तन के बहुत ज़्यादा जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, और वहाँ पे जो है कृषि उत्पादन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और जो किसान है उसकी लाइवलीहुड पे भी जो है एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इस पॉइंट्स को आप डिस्कस करेंगे। आगे देखेंगे आप कि थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर एग्रीकल्चर। अब जलवायु परिवर्तन में जो है क्लाइमेट चेंज का जो कृषि है उसमें क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है ना। जो हमारा कृषि है, जो हमारी एग्रीकल्चर है, उस पर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरह से चुनौती है, वो हम लोग देखेंगे। पहला देखेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस बिकमिंग लेस प्रोडक्टिव। जलवायु परिवर्तन के कारण जो हमारा परंपरागत कृषि उत्पादन का जो प्रणाली है वो क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे उत्पादन को घटा रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन का क्या है कि हमारी जो पारंपरिक कृषि पद्धतियां हैं वो कम उत्पादक होती जा रही है। फार्मर्स आर टेकिंग ए वैरायटी ऑफ एडोप्टेशन टू मेजर्स टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब इस नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए किसानों को जो है अलग से जो है प्रयास करने पड़ रहे हैं, जिससे उनका समय और पैसा बर्बाद हो रहा है। द फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कुड बी सब्सटेंशियल। भविष्य में जो है कृषि उत्पादकता जो है, ठीक है, उत्पादकता जलवायु परिवर्तन के भावी पर्याप्त प्रयास हो सकता है। ये जो जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आने वाले में समय में हो सकता है कि हमारा जो कृषि है वो और घटता जाए और हमारे सामने कृषि संकट उत्पन्न हो सकता है। इन इंडिया क्रॉप यील्ड डिक्लाइन, अभी भारत की अगर बात करें तो 2010 से 2039 के बीच में जो है लगभग 9% जो है कृषि उत्पादन घटने का अनुमान लगाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है सीरियस चैलेंज है। कंसर्न ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी के कौन कौन से कंसर्न है, आपको पता है कि जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है, दुनिया की आबादी बढ़ रही है, और जिस तरह से
जो खाद्यान्न की मांग बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ेगी तो खाद की भी मांग बढ़ेगी। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी हमारे सामने खाद और आबादी को लेकर के। द नीड फॉर ए होलिस्टिक स्ट्रेटजी इज ड्राइवन बाय क्लाइमेट चेंज डुअल चैलेंजेस ऑफ एडप्टेशन। जिस तरह से जो है जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, उससे भी सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने है कि जो जलवायु परिवर्तन है उस चुनौती उसको जो है कम किया जाए, उसके इम्पैक्ट को कम किया जाए, उनके प्रभाव को कम किया जाए। और जो मांग है खाद्यान्न का, लगभग 2050 तक जो हमें कृषि में कम से कम 60% की ग्रोथ चाहिए। मतलब अभी जो 2024 चल रहा है, 26 साल के अंदर हमें एग्रीकल्चर में कम से कम 60% प्रोडक्शन बनाना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। इन पॉइंट्स को जो आप इसमें डिस्कस करेंगे, ये सारे पॉइंट्स जो आप फ्लो चार्ट के अंतर्गत दिखाएंगे। अगला है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है, इसमें बताया गया है कि कोई भी एग्रीकल्चर आप करेंगे तो स्मार्ट तरीके से करेंगे, क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट तरीके से करेंगे, वही है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। उसमें क्या है कि एग्रीकल्चर अप्रोच फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए जो खेती होती है उसमें भी जो है जलवायु को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो उस ऐसी कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है ना, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कहते हैं। अब उसमें देखेंगे इसके कौन कौन से पिलर्स हैं। इसमें 3 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। एक तो है सस्टेनेबली इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स, मतलब उत्पादन भी बढ़ाना है और किसानों की आय भी बढ़ानी है। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा। एडॉप्ट एंड बिल्ड रिजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के लिए लचीलापन और अनुकूलन और निर्माण, मतलब जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम से कम हो हमारे कृषि प्रणाली से और कृषि उत्पादन पे, उसको ध्यान में रखते हुए खेती करना। और तीसरा जो लास्ट है, रिड्यूस रिमूव जीएचजी, ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है जहाँ तक संभव हो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम करना या घटा के रखना। ये 3 पिलर्स के हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर के 3 पिलर्स हैं। उसमें डायमेंशंस ऑफ स्मार्ट प्रैक्टिस कौन कौन से है क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिस में। वाटर स्मार्ट, वाटर स्मार्ट का मतलब है कि वाटर मैनेजमेंट करना, सिंचाई में कम से कम पानी यूज़ करना, पानी को वेस्ट नहीं करना। दूसरा है वेदर स्मार्ट, जलवायु किस तरह की है, सूखा है या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, उसी के अकॉर्डिंग खेती करना। एनर्जी स्मार्ट, एनर्जी मतलब जो भी आप सिंचाई में एनर्जी यूज़ करते हैं, मान लो डीजल का यूज़ करते हैं या बाकी चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें जो या ह्यूमन एनर्जी को यूज़ करते हैं उसमें स्मार्ट तरीके से उसका यूज़ करना है। कार्बन स्मार्ट प्रैक्टिसेस, कार्बन स्मार्ट प्रैक्टिसेस का मतलब है कि हम जो भी चीज़ें करें खेती में या बाकी चीज़ों में, वो कैसा होना चाहिए, वो कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में छोड़े। तो इस तरह से इसमें डायमेंशन देखा, द इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी डील विद द लैंड डिग्रेडेशन। और उसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि हमारा उत्पादन भी बढ़े, जो भूमि है, भूमि का जो क्वालिटी है वो भी ना गिरे, और जो हमारे मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो भी मेंटेन रहे। ये 3 चीज़ें जो है इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। अब इसको करेंगे कैसे, कैसे पॉसिबल है ये सारी चीज़ें, उसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे इंप्रूवमेंट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री को इम्प्रूव करना है। एग्रो फॉरेस्ट्री मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, ठीक है ना। एग्रो फॉरेस्ट्री में इंप्रूवमेंट लाना, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट करना और प्रिसाइजन एग्रीकल्चर आर ऑल कंक्रीट एग्जाम्पल ऑफ सीएसए। मतलब इसमें क्या क्या है आप यहाँ पे देखेंगे, सटीक कृषि में सुधार कार्रवाई सीए द्वारा विचारों के सभी ठोस उदाहरण है और वे किसी एक देश द्वारा सीमित नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें देखोगे सुधार करते हैं, भूमि क्षरण को निपटे और मिट्टी के स्वास्थ्य में करते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, वाटर मैनेजमेंट और एग्रो फॉरेस्ट्री, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है इसी आइडिया पे टिका हुआ है। सीएसए प्रमोट्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब ये है किसी से फसल विविधीकरण, मतलब एक फसल नहीं उपजाना है, बदल बदल के फसल उपजाना है, ठीक है। ये क्या करता है, वाटर की इफिशिएंसी को बढ़ाता है और सूखा प्रतिरोधी फसल को जो है इंटीग्रेट करता है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे क्रॉप्स का, वाटर इफिशिएंसी को हम इंक्रीज वाटर इफिशिएंसी करेंगे और इंटीग्रेट ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप, मतलब ऐसे क्रॉप्स उपजाएंगे जो सूखे क्षेत्र में उपजते हैं, उनको कम पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। पहला तो ये देयर हैज बीन ए वर्ल्ड वाइड अपटिक इन कम्युनिटी सपोर्ट एग्रीकल्चर। कम्युनिटी सपोर्ट एग्री, समुदाय समर्थित कृषि प्रयास जो है दुनिया भर में जो है सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसको ध्यान में रख के एग्रीकल्चर करना, मतलब सारी कम्युनिटी मिल करके जो है खेती करेंगे, उसके रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के करेंगे। द एफर्ट्स आर मेड इन एन अटेम्प्ट टू क्रिएट एग्रीकल्चर सिस्टम्स। इसमें क्या है, दे आर बोथ रेसिलिएंट एनवायरमेंट, ये प्रकार कृषि प्रणालियों को बनाने के प्रयास में किए जाते हैं जो लचीला और पर्यावरण के अनुकूल है। तो कहने का मतलब है कि जो खेती करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रख के करेंगे, वाटर मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे, क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखेंगे, वाटर एफिशिएंसी को ध्यान में रखेंगे और वैसे क्रॉप्स उपजाएंगे जो सूखा क्षेत्र में उपजते हैं, ठीक है ना, उसको कम पानी की जरूरत पड़ती है। आप सीएसए इंडिया में देखें तो इंडिया में गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडिया एडोप्टेशन मेजर्स, गवर्नमेंट इंडिया इनिशिएटिव कौन कौन से आप यहाँ पे लिखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एग्रीकल्चर में कौन कौन से मेजरमेंट कर रही है, तो वहाँ पे आप देखेंगे एक एक करके। उसमें है तुम्हारा क्लाइमेट चेंज, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर, सॉइल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, बायोटेक किसान
एंड क्लाइमेट स्मार्ट विलेज ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। और दूसरा जो है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव जो है खेती के क्षेत्र में जो इनिशिएटिव ले रही है, जो प्रयास कर रही है, तो सरकार के प्रयास थे। और यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट में है, उसमें आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर इंटिटीज सच एज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज, ये सब भी जो है इसमें प्रयास कर रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर में। इन सारे को लिखेंगे आप, पॉइंट वाइज लिखेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, तो इनहैंस आउटपुट विथ इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, ये क्या करता है, इनहैंस करता है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के साथ, मतलब पर्यावरण को नुकसान भी कम पहुंचाता है और उत्पादन भी बढ़ाता है, ठीक है ना। दूसरा जो है द कोरिलेशन इज नॉट ओनली डिजायर्ड सक्सेस बट रेदर इसेंशियल फॉर ए लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेज। ये जो है आपको यहाँ सहसंबंध न केवल एक वांछित परिणाम है बल्कि एक वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से बढ़ रहा है और लॉन्ग टर्म में फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखेंगे बाय रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू क्लाइमेट रिलेटेड डेंजर्स एंड शॉक्स, ये जो है जलवायु से संबंधित खतरों और झटकों को कम करके क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है छोटे मौसम और अनिश्चित, जिस तरह से छोटे मौसम होते हैं या इरेगुलर क्लाइमेट जो है चेंज होता है, उसके जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं खेती में, उसको कम करता है। अगला इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो किसानों की आय है उसमें स्थिरता लाती है। मतलब आज ऐसा नहीं है कि बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया तो किसानों की आय घट जाएगी या किसानों को हमेशा जो है आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर हम इस तरह से खेती करते हैं तो किसानों की जो आय है और हमारे जो कृषि क्षेत्र में जो आर्थिक योगदान है वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करेगा अगर हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करते हैं तो। अगला पॉइंट्स हम देखेंगे यहाँ पे, दूसरा है आपका कि अपलिफ्टिंग डिसएडवांटेज फार्मर्स, मतलब वंचित किसानों का उत्थान होगा इससे। जो खास करके छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, वो उससे फ़ायदा उठा पाएंगे और इस तरह से जो है उनको जो है खेती का फ़ायदा हो पाएगा अगर वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करते हैं। और अगला जो है वो अगला आपका रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशन, ये जो है ग्रीन हाउस एमिशन में कमी करता है। मतलब स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस एमिशंस को रोकता है या उसको कम करता है, ठीक है। वे फॉरवर्ड में लिखेंगे द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ डीलिंग विद ग्लोबल वार्मिंग इज क्रिएट लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैलेंज है, वो क्या है, सबसे चुनौतीपूर्ण जो है वो स्थानीय प्रतिक्रियाएं बनाना, मतलब लोकल लोगों को जो है इसके बारे में अवेयर करना, ठीक है, उनको इस खेती के लिए जो है तैयार करना, उसके लिए संसाधन उपलब्ध करना। सबसे अगला क्षमता निर्माण कार्यक्रम निवेश, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए हमें जो है कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ऐसे जो है उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और प्रैक्टिकल CSA टूल्स एंड नॉलेज इज एसेंशियल जो किसानों को देना है। एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कार्बन सिक्वेशन है, यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री कार्बन सेपरेशन का मतलब है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के दो उदाहरण हैं जो भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में मदद कर सकता है। एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और कम से कम कार्बन एमिशन हो, CO2 एमिशन हो, वो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंडिया का पता है कि 2070 तक ये पॉइंट को डालेंगे और 2070 तक जो है CO2 जीरो जो है % CO2 जो है एमिशंस का लक्ष्य है, उसके लिए एग्रो फॉरेस्ट्री और कार्बन सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और द इंटरेक्शन ऑफ क्लाइमेट वॉलंटरेबिलिटी एंड एग्रीकल्चर इम्पोज, जलवायु संवेदनशीलता और कृषि महत्व का प्रशिक्षण भारत को कैसे अनूठे मोड़ पर रखता है जहां CSA को अपनाना न केवल वांछनीय बल्कि आवश्यक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी के समय में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जिस तरह से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, वैसी परिस्थिति में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है भारत जैसे देश में, क्योंकि आपको पता है कि देश की आधी से अधिक जनसंख्या आज भी जो है अपनी लाइवलीहुड के लिए खेती पे इंडिपेंड कर रही है, खेती पे निर्भर है। और वैसी परिस्थिति में अगर खेती को स्मार्ट नहीं बनाया गया, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया, तो ये जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है बहुत आने वाले समय में जो है बहुत बड़ी चुनौती खड़ा कर सकता है। तो जो पहला क्वेश्चन था हमने देखा, इसमें आप इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो में सारे पॉइंट्स डालेंगे। शुरू में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज स्मार्ट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है, और वो क्यों एसेंशियल है। दूसरा जो है सारे पॉइंट्स को डालेंगे, इंडिया में क्यों ज़रूरी है, किस तरह से आबादी बढ़ रही है और इस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होता क्या है, उससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, उन सारे पॉइंट्स को आप इसमें गिनाएंगे और फ्लो चार्ट को यूज़ करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को, जो भी आंसर लिखेंगे उसमें फ्लो चार्ट जरूर डालेगा, सिर्फ पैरा मत लिखेगा। सिर्फ पैरा में लिखेंगे तो वो आंसर आपका जो है मोनोटोनस हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन आपका हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फिशरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, व्हाट चैलेंजेस फेस्ड बाय द फिशरी सेक्टर इन इंडिया। भारत में जो है मत्स्य पालन के बारे में क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालिए और भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सामने क्या क्या चैलेंजेस है उसके बारे में बात करना है। तो आपको पता है कि इंडिया जो है 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इंडिया में जो है नॉर्थ इंडिया पूरा जो है हिमालयन रिवर से घिरा हुआ है, साउथ इंडिया पेनिनसुलर रिवर से है, ठीक है। इसका जो फिजिकल फीचर्स है वो बिल्कुल यूनिक है। तो यहाँ पे नदी का, पानी का, तालाब का, ठीक है, इन सब का कोई कमी नहीं है। और दूसरा ये है कि भारत जो है चूँकि 3 तरफ से जो है समुद्री हिस्सों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे जो है मैरीन फिशरिंग का भी अच्छा खासा स्कोप है। तो यहाँ पे आप लावेंगे कि फिशरी सेक्टर इंडिया प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मत्स्य पालन क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करता है, खास करके यहाँ पे लाइवलीहुड के लिए। कम से कम आप देखेंगे कि मिलियंस ऑफ, इंडिया में 3rd लार्जेस्ट जो है क्या है, ये
तीसरा सबसे बड़ा जो है वर्ल्ड में मत्स्य उत्पादक जो है देश है। और दूसरा देखेंगे आप इसमें कि द वर्ल्ड एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्वा कल्चर प्रोड्यूसिंग, और दूसरा सबसे बड़ा जो है समुद्री उत्पादन जो है समुद्री कृषि वाला देश है। मतलब तीसरा सबसे ज़्यादा फिशरिंग कंट्रीज और दूसरा वर्ल्ड का सबसे समुद्री, ठीक है, उत्पादक देश या समुद्री किसान उत्पादक देश जो उत्पाद होते हैं उसमें। तो यहाँ पे देखेंगे 3 और 2, पहला हो गया मत्स्य पालन में, दूसरा और एक्वा कल्चर प्रोडक्शन में, जिसमें आपको पता है कि मछली भी आ जाता है, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो खाए जाते हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, तीसरा और दूसरा, इस 2 पॉइंट को आप याद रखेंगे। दूसरा ही देखेंगे द इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका और उसके जीवन स्तर को सुधारने में भी जो है खास करके मत्स्य पालन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये उद्देश्य है कि आने वाले समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए और खास करके समुद्री उत्पादन का संसाधन का जो है फायदा उठाने के लिए इस क्षेत्र में जो है, आपको पता है कि कौन सी ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, इसको क्या ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं। कौन सा? ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द फिशरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है, मत्स्य पालन का जो है क्या रोल है। ओके, मछुआरों, सबसे पहले आप देखेंगे कि किसानों की आय को दोगुना करना और रोजगार सृजन, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और जो समुद्री क्षेत्रों में मछुआरे लगे हुए हैं, ठीक है, जो आपको मछली पालन करते हैं या मछली का पालन करते हैं या मछली जो है पकड़ते हैं, उनके जो है इनकम को बढ़ाना और उसको रोजगार दिलाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, खासकर मछुआरा, मछली किसान और इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो मछली बेचते हैं या उस व्यापार में लगे हुए हैं, उन सबको जो है जब लगभग 30 मिलियन व्यक्ति जो है उसको लाइवलीहुड कर, 30 मिलियन का मतलब है कि 3 करोड़, पूरे भारत में 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसका इनकम बढ़ाना, उसके लाइवलीहुड को बढ़ाना, उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, और जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उसके इनकम को बढ़ाने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगला अगर आप देखेंगे इसमें कि अगला पॉइंट्स कौन सा है, वो है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। मत्स्य पालन, मछली जो है वो आपके फूड सिक्योरिटी भी करता है और न्यूट्रिशन भी करता है। पता है आपको कि ये जो है प्रोटीन का बहुत बड़ा अच्छा सोर्स है, मतलब एनिमल प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है मछली। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपको मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण से लड़ने में और जो हंगर है, ठीक है, उसको खत्म करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अगला है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी रिचनेस। आपको पता है कि इंडिया में जो है आपको रिवर्स की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे डीप सी टू लेक्स, तालाब हो गए, गहरे समुद्र हो गए, ठीक है ना, झील हो गए, रिवर्स हो गए, ये सब जो इंडिया में अच्छे खासे है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास बायोडाइवर्सिटी जो है समुद्र के मामले में, नदी के मामले में या जल के मामले में वो बहुत रिच है, ठीक है ना। तो इसका जो है लगभग 10% से अधिक का हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास रिसोर्स है। एक्वा कल्चर सक्सेस, एक्वा कल्चर सक्सेस का मतलब है, आपको पता है कि ये जो है जलीय कृषि, खारे या खारे पानी में विशेष रूप से खेती वाले झींगा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि ने राजस्व में काफ़ी योगदान दिया है, ठीक है। तो हमारे देश में पता है कि आपको एक्वा कल्चर सक्सेस जो है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। एम्प्लॉयमेंट ग्रीन जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब है कि अगर मछली उत्पादन के देखेंगे पूरा फिशरिंग से, तो इसमें लगभग 16 मिलियन का अगर देखेंगे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू अराउंड 16 million people, including fishermen, fish farmers, fish traders and workers in ancillary industries। इसमें लगभग 16 मिलियन का मतलब है लगभग 1.5 करोड़, ठीक है, उनको जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ये क्या करता है, रोजगार प्रोवाइड करवाता है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, इससे कहीं ना कहीं जो व्यापार होता है हमारा फिशरिंग के मामले में, एक्वा प्रोड्यूस के मामले में, उससे क्या होता है कि हमारा फॉरेस्ट, जिसको फॉरेक्स कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे रिवेन्यू भी जनरेट होता है। क्या होता है? रिवेन्यू, राजस्व भी जनरेट होता है। अगर इंटरनेशनल व्यापार होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारा फॉरेस्ट जो है एक्सचेंज बढ़ाएगा, ठीक है, और ये हमारी इकोनॉमी को बूम करेगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खास सुरक्षा के बारे में जैसे हमने कहा था कि ये जो है एनिमल प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है, तो ये हमारे देश में जितनी आबादी है उसमें खास करके जो जहाँ पे कुपोषण की समस्या है, जैसे टीबी की बीमारी है, बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिसमें जो है एनिमल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और दूसरी बात कुपोषण से लड़ने में जो है प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है हमें कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन में अच्छा खासा जो है भूमिका अदा करता है। कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी की भी अगर बात करें तो ये जो है फिशरिंग सेक्टर, ये हमारे जीडीपी में अच्छा खासा रोल प्ले करता है और हमारी इकोनॉमी को जो है बूम करता है। इस पॉइंट्स को भी आप मेंशन करेंगे अपने आंसर में। चैलेंजेस फेस्ड बाय द फिशरी सेक्टर इन इंडिया, अब कौन कौन से जो है चैलेंजेस है अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में जो सबसे बड़ी चैलेंज जो होती है वो ये तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की, अत्यधिक मछली पकड़ना और समुद्री संसाधनों की कमी। मतलब इसका जो मछली पालन होता है या मछली का जो है उत्पादन होता है वो क्या होता है, उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे
मछली हैं जिसको नहीं पकड़ना चाहिए, वो बैन है, उसकी खेती होती है, ठीक है। अनरेगुलेटेड फिशिंग करते हैं मछुआरे लोग, तो उसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं जो है ओवर फिशिंग एंड डिप्लीशन ऑफ मैरीन रिसोर्स, अत्यधिक मछली पकड़ने से जो मैरीन संसाधन है वो क्या होगा, वो घटेगा, वो कम होगा, इसकी रिचनेस कम होगी। मतलब कोई भी रिसोर्स अगर आपके पास है, अगर उसको आपने बैलेंस तरीके से उसका जो है दोहन नहीं किया, उस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट नहीं किया, गलत तरीके से करेंगे तो उसका नुकसान होगा ही होगा। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोल्ड चेन फैसिलिटीज़, मछली के बारे में पता है कि आपको जो है ये ख़राब होने वाली चीज़ है, एनिमल्स है, तो इसको जो है प्रिजर्व करने के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, ठीक है ना। आपके पास जो है इसका स्टोरेज का अच्छा खासा जो है संसाधन होना चाहिए, वो सब की कमी होने की वजह से ये जो है हमारे देश में जो है इससे नुकसान होता है। मछली को क्या चाहिए, बर्फ़ में या कम टेम्परेचर में प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास इसको प्रिजर्व करने के लिए, रखने के लिए जो है हमारे पास संसाधन की कमी है, ठीक है। अगला आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी जो है मछली का उत्पादन घट रहा है अभी के समय में। आपको पता है कि जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ा समुद्री क्षेत्रों का, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो है मछलियों का सर्वाइवल, उस पानी में जो भी पानी है खारापन बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो है मछलियों का उत्पादन कम हो रहा है। उसके बाद उसका जो ब्रीडिंग होती है, जो उसका जनन होता है, प्रजनन होता है, वो भी कम हो रहा है। और मछलियाँ जहाँ पे रहती हैं, जिस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, अगर वहाँ की टेम्परेचर बढ़ जाता है या बहुत ख़राब हो जाता है या पॉल्यूशन की वजह से ख़राब हो जाता है, तो मछलियाँ जो है माइग्रेट कर जाती हैं, मर जाती हैं, जिसकी वजह से जो है इस रिसोर्स की कमी हो जाती है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, हमारे पास आज भी जो है वित्त सुविधाओं की कमी है, खास करके छोटे मछुआरे जिनको मछली पकड़ने में जाल की ज़रूरत होती है, नेट की ज़रूरत होती है, बाकी संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, उसकी कमी है, उसके लिए पैसे नहीं है उसके पास, जिसकी वजह से वो जो है इसमें अपना जो है अपनी इनकम बढ़ा पाएँ। मेजर्स टू एड्रेस द चैलेंजेस टू एड्रेस द फेस्ड बाय द फार्मर्स, उसमें रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट, ठीक है। इसमें क्या, विनियमन और प्रवर्तन, मछली पकड़ने के लिए जो रेगुलेशंस बनाए गए उसका पालन किया जाए, उसको वायलेट नहीं किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है आपका। दूसरा आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अभी भी जो हमारे देश में मछली उत्पादन के क्षेत्र में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। उसमें आपको पता है कि जो है सबसे इंपॉर्टेंट है फिशिंग हार्बर्स, लैंडिंग सेंटर्स एंड कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ इज़ क्रूशियल। इन सब के लिए जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके जहाँ पे नदी है, तालाब है, वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए, उसको एक जगह जो है कम टेम्परेचर में जमा करके रख पाएँ, वो होनी चाहिए। ये सब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है इसके अंतर्गत, और वो भी मेंशन करने में पड़ेगा कि भारत सरकार अभी जो है कौन कौन सी योजना जो है फिशरिंग सेक्टर में चला रही है, वो आप लिखेंगे। और इसमें एक काम और करेंगे, जो एक संपदा योजना है, ठीक है, उसको भी आप मेंशन करेंगे। मैरीन से रिलेटेड है, मैरीन रिसोर्सेज जो समुद्री संसाधन है उसके जो एक्सप्लॉयटेशन से संबंधित है, उसको भी आप इस पॉइंट्स में जोड़ेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आज जो है डे 21 का है, और इसमें दोनों में मैंने बता दिया, एक तो 8 नंबर का था, एक 38 का था। इन दोनों क्वेश्चन को जब आप एड्रेस करेंगे तो उसमें आपको फ्लो चार्ट जरूरी है देना। मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से, मैं कह रहा हूँ कि आप फ्लो चार्ट जैसे भी दें, जिस तरह से भी आप फ्लो चार्ट दे सकते हैं, ठीक है, आपका अपना तरीका हो सकता है। चाहे तो इस तरह से निकाल सकते हैं फ्लो चार्ट में पॉइंट्स, ठीक है, या इस तरह से निकाल सकते हैं जो मैंने आपसे कहा था, या चाहे तो इस तरह से निकाल सकते हैं फ्लो चार्ट में पॉइंट्स अपने निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन फ्लो चार्ट अपने आंसर में या आप सर्किल बना के निकाल सकते हैं। ये तो तीनों में से कोई या चारों में से कोई भी जो है आप फ्लो चार्ट को यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। फ्लो चार्ट बहुत ज़रूरी देना। और मैंने आपसे कहा कि कुछ सरकारी योजनाएं जो इसमें नहीं दी हुई है, आप इसको गूगल करके भी जो है अपने लिख सकते हैं, उसमें पॉइंट्स में डाल सकते हैं। तो आइए, आज हमने डे 21 का 21वें दिन का जो आपको 2 क्वेश्चन मिला था, जीएस पेपर 2 का है, ये पेपर 2 जीएस पेपर 2 का जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाला जो है सेक्शन है, सेक्शन 2 का, पेपर 2 का सेक्शन 2 का, उसके 2 क्वेश्चंस को आज हम लोगों ने डील किया। आप जब आंसर लिखेंगे तो इंट्रो में ये सब चीज़ें डालेंगे, इंट्रो के बाद जो है मेन बॉडी लिखेंगे तो उसमें फ्लो चार्ट डालेंगे, और लास्ट में कंक्लूड करेंगे। कुछ पॉइंट्स इसमें नहीं, अगर लगता है कि और कुछ जोड़ सकते हैं इससे रिलेटेड, तो आप वो भी उसमें डाल सकते हैं। तो आज हमने डे 21 का क्वेश्चन जो 2 था, ठीक है, उन दोनों को किया। अब अगले दिन जो है हम लोग अगले दिन का जो क्वेश्चन आपको मिला उसके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।